बुढ़ीस कहानी। रह रह कर सुगबुगा उड़ता है शिबू का कंगाल। बस मिनट 2 मिनट या घंटे 2 घंटे और बात खत्म हो जानी है। बीन की तरंगों पर शाम की मटमैली उजास उनकी पलकों में रीते धूसर दिनों की तरह धरधरा रही है। सहीजन के हिलते पत्तों के साये की तरह मौत के साये में छिल मिलाते जाने कितने क्षण, दर्द के जाने कितने पड़ाव, स्मृति की जाने कितनी टूटती जुटती मेखलाएं, पहाड़ी की तलहटी में उजड़ता हुआ कांगडीहा गाँव, दिनों दिन अकेली पड़ती हुई पुआल के छप्पर की कुटी, शाल अर्जुन महुआ करम की तरह अनचाहे उगे और काटकर फेंक दिए आदिवासी कुडुंबी, जोगिनी नदी की तरह शीतल चंचल चरहरी मताई और इन सबों से भरी ओबट घाबट प्रांदर की तरह जिंदगी के जाने कितने लम्हे और एक एक कर सबके सब गडमड होते और ओचल होते हुए बड़े से बड़े विषैले सांपों को अवश्कर मिट्टी की होड़ी में रस्सी की तरह बटोर कर रख लेने वाला, तरह तरह की जड़ी बूटियों हड्डियों जंदरों तावीज़ों से लेस आबनूस की तरह चमकता वजूद लकड़ी सा सूख गया है। बीन बजाते समय फूल फूल कर डरावने हो उड़ने वाले गाल के गुब्बारे पिचक चुके हैं। काका को इस प्रकार मरना नहीं चाहिए था। उनकी मौत एक अजीब सा विस्फोट होगा मेरे पुलिस जीवन का, जिसे कोई सुन नहीं पाएगा, कोई देख नहीं पाएगा, मगर जिसकी किरचें चुभती रहेंगी जिंदगी पर। काका मेरे छद्म शौर्य का बराबर उपहास किया करते। नए नए सांपों को पूंछ से पकड़कर चड़ी से खेलाते हुए, होड़ी में छोड़ते हुए या उनके विष के दांत तोड़ते हुए भी जहर की दहीली निकालते देखकर मेरी हष्ट पुष्ट काया कांप जाती तो कह बैठते, क्या बहादुरी करेगा आप लोग। जब मामूली सांप से डर के भागता यह आदमी से ज़्यादा खतरनाक होता है क्या। इस बात को याद करते ही लगता है टटाकर हंस पड़ेगा यह कंगाल। देख ली तुम्हारी बहादुरी। कांगडीहा कोलियरी के वेलफेयर अफसर का पुत्र होकर भी मैं काका की जिंदगी के रेशे रेशे से परिचित हूँ। कहीं कोई छल या दुराव नहीं था। सांपों से भरा उस अंजल में दो दो बार सांप ने डसा था और दोनों ही बार काका की जड़ी बूटियों ने मुझे चंगा किया था। बस यही से आ जुड़े थे काका मेरी जिंदगी में। बाहर से अकिंचन और अनघड़ दिखने वाली उनकी चौपड़ी अंदर से साफ सुथरी और रंग बिरंगी मिट्टी से रंगी थी। एकाध जगह सुनहले छोटे छोटे चित्र चिपके थे। पूछने पर पता चला मताई की नई साड़ी से लिए गए थे। नीचे कुछ हौडियाँ थी और कुछ पिटारियाँ जिनमें पालतू या गैर पालतू सांप रखे होते थे। जोगिनी नदी से मछलियाँ पकड़ते तो मुझे चुपके से इशारे से बुला लेते। मुझे शाल के पत्तों में भुनी या तली मछलियाँ देकर मताई मिट्टी की होड़ी से सींचा पसावन युक्त भाद एल्युमिनियम की पिचकी थाली में निकाल लेती। काका तब तक प्याज नमक और मिर्च ले आते। पत्थर की रकाबी में गोगुला केकड़ा और मछली परसी जाती और पति पत्नी एक ही थाली में खाने बैठ जाते। अपनी चीज़ मुझे खिलाते हुए प्रसन्नता में उनका चेहरा और भी विभत्स हो उठता और वे मुझे साक्षात दैत्य से लगते। धीरे धीरे आदिवासियों की ज़िंदगी में मेरी रुचि बढ़ने लगी थी। काका मुझे झूमर या पूजा के समय होने वाले सामूहिक नृत्यों में ले जाने लगे थे। अक्सर जब कोई सांप कहीं अच्छे दाम पर बेच आते तो ये आयोजन उनके घर पर ही होते। कभी कभी तो काका मस्ती में बीन बजा रहे होते
और मताई नागिन सी झूम रही होती। 2 ही दिनों में सारा पैसा माटी में बह जाता और फिर वही टाक के 3 बात की जिंदगी। जिंदगी का हिसाब काका को न तब आता था न अब। पूछने पर कहते, क्या हिसाब करेगा पांडे बाबू, हिसाब करने से हिसाब नहीं मिलता। ऐसे क्षणों में काका कभी कभी अपने निसंतान होने की रिक्तता में बुदबुदा उठते। एक तो लड़का होता मताई को तो तुम मुझे मान लो ना, मैं कहता। दूर का मजाक करता, आप बड़ा लोग। अच्छा, भतीजा तो मानोगे? हाँ भाईपो, होने सकता। और करीब आते आते भी एक फासले पर ठिठक जाते काका। धीरे धीरे संधालों सपेरों की वह बस्ती जंगली फूल की तरह कुमलाने लगी थी। कांगडीहा कोलियरी के मालिक ने बस्ती के पास ही सुविधा और मुनाफे को ध्यान में रखते हुए एक घुली गदान शुरू कर दी थी, जो बस्ती की छाती पर एक बड़े घाव की तरह दिनों दिन गहरी और बड़ी होती गई थी और जिसकी निकाली गई मिट्टी और पत्थरों के ढूह के जबड़े में समाते गए थे संदालों के खेत। कुछ तो इसे अपनी नियति मानकर चासा से मजदूर बनकर वहीं ठेकेदारी में घटने लगे थे, लेकिन अधिकांश को वह यह जिंदगी रास नहीं आई थी और वे गिद्धनुमा अधिकारियों और क्लर्कों के चंगुल से मुआवजे की आधी तीही रकम लेकर धनबाद, रांची या पुरुलिया की ओर ढोर टांगर ढेरा डंडा लेकर चल पड़े थे। मुख्य सड़क से थोड़ी दूर पर टीले पर के अपने चौपड़े से बसी बचाते हुए शिबू काका जब भी किसी ऐसे काफिले को गुजरते हुए देखते तो उनकी बसी की सुर गड़बड़ाने लगते। वहीं से चिल्लाकर पूछते कि गो ए बार कोथाम। जवाब मिलने पर युगल दंपति रेपटीली सड़क पर उनके ओझल हो जाने तक देखते रहते। उन दिनों शाम को अक्सर मेरे घर आकर बताया करते, आज कनाई चला गया, आज गोखन, आज गंशा, आज मंतोष। अब न मांदल बजेगी न बांसुरी, न झांझ बजेगी न झूमर हो पाएगा। फीका फीका रह जाएगा मनसा पूजा, चत्ता पंचमी, जगरना जगन्नाथपुर और सरहुल का उत्सव। आखिर एक दिन शिबू काका के खेत भी समा गए ओपन पिट के पेट में। उन्होंने कांडे बेच दिए, मुआवजे की रकम लेकर दिन भर माड़ी पी और दूसरे दिन ही फिर चासा से सपेरे बन गए। पिताजी ने सुना तो बंगले पर बुलाकर नौकरी दिला देने का आश्वासन दिया। मुझे याद है, नागपंचमी का दिन था वह। माँ सांप दिखाने का आग्रह कर बैठी थी। शिबू काका हंसते हुए बोल पड़े थे, आपके चारों तरफ सांप ही सांप है बौदी। कहा डरकर इधर उधर देखने लगी थी माँ। नहीं, अच्छा तो देखिए, रोड पर जा रहा है एक नंबर का अजगर मुखिया पिनाकी महतो। जितना सरकारी पैसा और सामान गांव के लिए मिलता है सब साला के पेट में जाता। पीछे पीछे जा रहा है उसका लड़की पत्तो ढेमना धामिन है। ढेमना बड़ा बड़ा बीडीओ, एसडीओ, एसडीओ, कॉलरी मैनेजर, ठेकेदार का पा बांध के दूध पी जाता। कपड़ा और मुदी खाना का दुकान वाला सेठ लोग राजस्थान का पीवना नाग है। सूबेदार रामबली राय गंगा के किनारे का चित्ती है। जो मुनीम जगेश्वर सिन्हा बोड़ा सांप है। सूद का विष धीरे धीरे असर करता और मुनीम के गोलमाल का जहर 4 मास बाद। सपेरों के अनुसार करैत का विष धीरे धीरे तेजी पकड़ता है और बोड़ा यानी बहरा सांप का 6 महीने बाद। चंद्र बोड़ा, जल बोड़ा, धूल बोड़ा, कितना सरकारी बोड़ा गांव में घूमता। उड़ीसा का शंगचूड़ नाग देखना है तो उड़िया फॉरेस्ट अफसर दास को देख लो। तक्षक देखना है तो कॉलरी मैनेजर बैनर्जी को देख लो। दो मुहा सांप
अभी तक आप नहीं देखा तो यूनियन लीडर सिन्हा को देख लो। इसका मुंह चौ चौ मास बाद नहीं, चौ चौ मिनट पर घुलता बंद होता। लेबर से एक बात बोलता, मैनेजमेंट से दूसरा। और तुम्हारे पांडे साहब, माँ ने पिताजी की ओर इशारा किया, ये तो डोंट है, डोंट विश नहीं है। हम आपको बोल देता बौदी, अगर सांप के बीच रहना है तो घोरिश गेहूं बनकर रहो। जैस दूसरा अवसर है, नहीं तो घा जाएगा साला लोग। लो, तुम डोंडहा सांप हो गए। माँ ने बापूजी को चिढ़ाया। दिखा चुके कि और भी सांप है तुम्हारे दिमाग की पिटारी में। पिताजी चैंप से बचने के लिए बोले, अभी कहाँ साहब, गोकुरा नाग को तो बताया नहीं अभी। वो कौन? उल्सुगदा बढ़ चली दी हमारी। मंदिर का पुजारी पंजानन भट्टाचार्य। जब वो त्रिपुंड लगा के पूजा के लिए आया, जनाना लोग को घूरता तो लगता कि गोकुर चाप वाला नाग फन फुला के घूर रहा है। मंदिर किटकिटाते बकत हम आदिवासी लोग को देखेगा तो फुफकारेगा, भागो साला लोग, जाके क्रिश्चियन बन जाओ। यहाँ काहे आता? सांप देख लेना उसको, अगर सांप कमड़ाया डसा तो सांप ही मर जाएगा, वो नहीं मरेगा। तुम लोग किस जाति के सांप हो? मैंने टिटोली की। सांप? दूर, सांप कैसा? हम तो बैंग, मेंढक और मछली है, जो चाहे गटक जाए। समाज के दो ही वर्गीकरण थे शिबू काका के अनुसार। एक सांप, चौकन्ने, लिजलिजे, जहरीले, और दूसरे मेंढक या मछलियाँ, आनंद में भूले, सीधे और सपाट, कभी भी दूसरे का आहार बन जाने की नियति से बंधे। उस दिन शिबू काका की हंसी हंसी में दी गई चेतावनी को हंसकर उड़ा दिया था पिताजी ने। मगर बाद में वह आतंक घाटी में कोहरे की धुंध की तरह गहराने लगा था और हमें हर तरफ से फुंकारें सुनाई पड़ने लगी थी। मुआवजे की अनियमितताओं और विस्थापितों को दिए जाने वाले झूठे आश्वासनों को लेकर पिताजी और मालिकों के बीच की असहमति गहराती गई थी। यद्यपि यूनियन ने उनके फेंके टुकड़ों पर गुर्राना बंद कर दुम हिलाना शुरू कर दिया था, फिर भी पिताजी की मुखालफत उनके आड़े आ रही थी। और एक दिन गुंडों द्वारा घेर लिए जाने पर सचमुच भागकर जान बचानी पड़ी थी हमें। जाते जवाते आबादापी में शिबू काका को नौकरी तक न दिला पाए थे वे। बराकर नदी की तटवर्ती गदान में जब पुराने मित्रों की सहायता से उन्हें सर छुपाने की जगह मिली तो काका का मामला एक तरह से आंग ओढ़ पहाड़ ओढ़ बन गया। काका मुझे दूसरी बार तब मिले जब 3 वर्षों का लंबा अंतराल गुजर चुका था। इस बीच कोलियारियों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था। पिताजी रिटायर्ड होकर गांव जा चुके थे। मैं प्रशिक्षण पूरा कर अपनी पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहा था और काका चासा और मजदूर बनने के सपने सदा के लिए दफन कर पेशेवर सपेरे बन चुके थे। वेस्ट टाउन की उस पान की दुकान पर हमेशा की तरह ही पान लेने की गरज से स्कूटर रोका था मैंने कि ढोल की आवाज़ ने मुझे खींच लिया। घासा मजमा जुटा हुआ था शीशम के पेड़ के तले। एक बूढ़ा और एक बच्चा बड़े अजीब ढंग से ढोल पीट रहे थे। कान की मैल निकालती अनमनी सी बैठी मताई को देखते ही मैं पहचान गया। थोड़ी दूर पर शिबू काका भी नजर आए। वे उस समय बीड़ी का मसाला गैनी की तरह मलने में मशगूल थे। इसके बाद उन्होंने शाल के पत्ते में उसे लपेटकर हमेशा की तरह एक लंबी छुट्टी, एक प्रकार की बीड़ी बनाई। आधी पीकर मताई को थमा दी, फिर खड़े हो गए और लोगों की ओर मुखातिब होकर हाथ जोड़कर बोल पड़े, साहब लोग, बाबू लोग, मादा लोग, बहन लोग, हम हाथ जोड़ता
सांप दिखाने का वक़्त आप लोग बिल्कुल शांतो रहेगा। इसके बाद वे कान पर हाथ रखकर तान दे बैठे। नागरे विशेर जालाय प्राण गेलो। ढोलक की फटी आवाज़ के साथ ही बूढ़े, बच्चे और मताई का समवेद स्वर चल पड़ा। काका छोटी छोटी पिटारियां गोल गोल कर सांप हाथ में लेकर गाते हुए परिक्रमा करते, फिर वापस पिटारी में रख देते, जिस पर मताई ढक्कन लगा देती। फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस प्रकार क्रम चल पड़ा। ढोल की विलंबित लय द्रुत से द्रुततर होती गई और विकराल सांपों की बारी आती गई। उंगली से छेड़ते ही गुंजल के हिलती, फन फूलने लगते। गीत संगीत का मिला जुला आलम मनसा पूजन के आदिवासी प्रार्थना नृत्यों का आतंक पैदा करने लगा था। सारे सांप दिखा दिखा कर पिटारियों में रखे जा चुके थे। अचानक क्लाइमैक्स पर पहुंचकर काका ने सारी पिटारियां खोलकर एक साथ ही छेड़ दिया। सारे सांपों को और पलक मारते ही उन्हें हाथ, पाँव, गले और कमर में ले लिया तथा जेब और मुंह में भर लिया। 25 सांप लहरा रहे थे उनके बदन पर। इस बार मताई चल पड़ी थी उनके पीछे पीछे एल्युमिनियम की थाली में पैसे इकट्ठा करने। काका ने एक एक कर सांप पिटारियों में रखे। बूढ़े और बच्चे ने पिटारियों को कस कस बांध दिया। अंत में मुंह का सांप निकालकर पिच से दूक दिया। उन्होंने जमीन पर और बैठकर मताई का पैसा गिनना देखने लगे। बीन क्या हो गई काका? मैंने उनके करीब आकर पूछा। अरे अरे भाईपो, आप? मुझे देखकर खुश हो उड़े काका। बोले, बीन कैसे बजाता ये देखो। उन्होंने हाथ सामने कर दिया। दाहिनी तर्जनी टूट हो गई थी। अरे यह कैसे कट गई? हमारा बगान का हासना है ना रात की रानी, आप देखा था ना, उसमें सुगंध के कारण सांप एक दो ठो आया करता था, मगर हम जास्ती ध्यान नहीं दिया। एक दिन जाने कहाँ से एक महानाग आ गया। उसको हम पकड़ना चाहा, मगर वो काबू में नहीं आया और इस आंगुल में मोरोन का मठ मृत्युदंश दे दिया। उसका विष सेकंड में चढ़ जाता, सो हम फट से चाकू निकाला और सांप उसी दिन हम हासना हेन्ना को काट के फेंक दिया। सांप फिर क्या करने आता? अपनी हासना हेन्ना के बारे में भी कभी सोचते हो काका? कौन? आपकी मताई। उनके रूप की सुगंध भी दूर दूर तक कांगड़ीहा में फैली हुई थी और एक से एक विषधर सांप थे वहाँ। मैंने टिटोली की। आप बहुत बदमाशी करता। बोलने को उसको काकी बोलता और छोड़ो काका, कुछ भी कहो। तुम्हारा आज का खेल देखकर मेरा भी सपेरा बनने का जी चाहता है। ऐसा छोटा बात काहे को बोलता भाईपो? आप लोग मैनेजर बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, ये धंधा हम गाइया गंवार को छोड़ दो। सपेरा लोग का जीवन सांप कामड़ाने से ही जाता। हमारा बाप भी ऐसे ही मरा था। मरते वक्त हमको वो बोल के गया, बेटा ये धंधा छोड़ के चास वास शुरू करना। हम किया भी। गाछ काट काट के, पातर हटा हटा के घेत बनाया, मगर बागों में यही लिखा था, नौकरी। तुम्हारी तो ज़मीन भी चली गई है कोलियरी के पेड़ में। ये ही होता तो कांगड़ीहा का आदिवासी लोग छोड़ छोड़ के भागता काहे? सब जगह पर मुखिया, मैनेजर या यूनियन का लोग है। आखिर कुछ तो बचे हैं। उनके धनुष, तीर, भाले, गंडासे क्या हो गए? मत पूछो भाईपो। बाकी आदिवासी को माड़ी पिला के, चाहे बैसे उल्टा सीधा बुझा के जो करा नहीं सकता ई लोग। उनका ज़माना लोग तक से मनमानी करता ई लोग। हमारा दुख कोई कैसे काट नहीं सकता। जब सरसों में ये बोध है। आप क्या करता इधर? बाबा रिटायर्ड होकर गांव चले गए हैं और मैं जल्द ही तुम्हारे हलके में
डीएसपी होकर आ रहा हूँ। डीएसपी? वो क्या होता? दारोगा से बड़ा और कप्तान से नीचे। देहाती लहजे में मैंने समझाया। अरे अरे मताई मताई, सलाम करो डिस्पी साहब का। और सचमुच दोनों सलाम कर बैठे मुझे। मैं चौंक गया उनकी इस उल जलूल हरकत पर। अब क्या है? अब तो बन गया सपेरा हमारा भाईपो। जगह जगह जाके रकम रकम का सांप पकड़ेगा। तेलिया, सुआपंगी, लावोडागी, तक्षक, अजगर, शंखचूड़, महानाग, रकम रकम का बोड़ा, रकम रकम का गोरिश। जेल का चिड़ियाखाना में बंद करेगा तब बेल्ट हेड बूट बंदूक लेके लेफ्ट राइट चलेगा। जैसे हम सपेरा लोग गंडा ताबीज बांध के नाचता। एक भी सांप छोड़ना नहीं भाईपो। कमड़ाओ साला लोग और कमड़ाओ। पता नहीं किस विश्वास से प्रेरित होकर काका के जीवन के तमाम हारे हुए क्षण मेरे माध्यम से अपना प्रतिशोध लेने को आतुर हो उठे थे। उमंगों के अटपटेपन में ने मुझे स्वयं एक मजमा बना दिया था। मैं स्कूटर पर बैठकर जाने लगा तो उन्होंने चीखते हुए कहा, भाईपो, डिस्पी के ड्रेस में आप कांगडीहा आएगा तो सबसे पहले हमारा पास। हाँ। दूर तक वह आवाज़ मेरा पीछा करती रही थी। निधि का कैसा व्यंग्य था। 3 महीने के बाद उस हल्के का चार्ज संभालने के बाद ही कांगडीहा गांव जाना पड़ा, मगर काका से मिलने नहीं, उन्हें बंदी बनाने। मताई की हत्या के अभियोग में लाश के फोटो वगैरह लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए ट्रक में रखवा कर मैं जब काका के पास आया तो कांस्टेबलों ने उन्हें करम के पेड़ से घोलकर मेरे सामने बैठाया। काका, तुमने यह क्या किया? क्षोभ और आश्चर्य में डूब उतरा रहा था मेरा स्वर। कुछ नहीं भाईपो। एक बार उनको फिर हमको अपना हासना हिन्ना को काट देना पड़ा। बाड़े में सांप आ गया था, मगर सांप ई बार भी हाथ में कामड़ दे के निकल गया। उनका स्वर पहले जैसा ही विनोद भरा था, मगर आंखें जल रही थी। कौन? वही तो आपका बगल में गोखुरा नाक। इशारा पुजारी पंजानन भट्टाचार्य की ओर था। दिख रहे हैं, देख रहे हैं, कैसा असभ्य है। देख चैन की असंभव। हकलाए पुजारी जी मेरे पीछे छुपने की कोशिश करते हुए। मैं विचित्र स्थिति में पड़ गया। बोला, काका, सच सच बताओ तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। काका ने बताया कि एक किंग कोबरा सांप पकड़कर हाडी में रख वे कलकत्ता गए थे बेचने के लिए, पार्टी से कॉन्स्ट्रक्ट करने। 7 दिन बाद 7 दिन बाद बात पक्की करके कोलफील्ड एक्सप्रेस से लौट रहे थे, मगर गाड़ी लेट होने के कारण रात 2 बजे ही अपने गांव पहुंच गए पाए थे। घर में उन्होंने मताई और पुजारी को एक साथ सोते हुए पाया। उनकी दुनिया धू धू करके जलती हुई सी लगी। पहले उन्होंने सीधी हत्या न करके वह सांप ही छोड़ देना चाहा था उनके बदन पर, मगर हाडी घोली तो बदबू का तेज भभका फूटा। दिए की रोशनी में देखा तो सांप पर चींटियां रेंग रही थी। उन्हें यह सांप की नहीं, मताई की मरी हुई लाश की दुर्गंध सी लगी और उन्होंने छुरी से मताई की हत्या कर दी। पुजारी बार होने के पहले दिए को फूंक कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकला। शिबू काका ने पीछे किया, मगर उनके पहुंचने के पहले ही उसने मंदिर के कपाट बंद कर लिए और शोर मचा दिया। शोर सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हो गए और उन्हें पकड़कर करम के पेड़ से बांध दिया। शिबू काका को आजीवन कारावास पाए बंद माह ही बीते थे कि उनसे मिलने जेल में गया। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर आत्मीयता से भरे आह्लाद और आश्वस्ति का जो रंग छलका, वह उनके कालेपन की मनहूसियत के बावजूद जज्ब नहीं हो सका। मैंने उनके पसंद ही तंबाकू और शाल के पत्ते उन्हें धमाकर औपचारिक कुशल क्षेम पूछने के बाद उन्हें टटोला।
काका, मदाई के साथ तुम्हें ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए था। मैंने लक्ष्य किया। काका के चेहरे की मनहूसियत घनीभूत होने लगी थी। छुट्टी बनाकर उन्होंने सुलगा ली। बोलो नहीं कुछ बोले नहीं कुछ। लगा हर कश के साथ यादों के अंगारे दहक उठते थे। धुएं की लकीरों में वह चेहरा प्रस्तर प्रतिमा की तरह रहस्यमय लग रहा था। आधी छुट्टी पीकर उन्होंने एक बार उसे देखा और बुझाकर बुझी हुई मताई की याद की तरह कान पर रख लिया। साहब, जैसे ही लोग हमारा सब कुछ छीन लिया, वैसे मताई को भी छीन लिया। उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकेगा। हम उसको का दिया अब तक आ चास गेती किया तो और सांप ढोया तो अभाव पोसा कुत्ता का माफिक पीछा लगा रहा। आपसे का बोलेगा। एक बार बीमार पड़ने पर गाने को कुछ नहीं था। सांप पोड़ा भून के घा के रात काटा हम दोनों। कितना पुरुषार्थी है हम। पेड़ में बात तो नहीं दे सका, लात मारने में कभी पीछे नहीं रहा। साला कितना बहादुर मर्द है हम लोग। अपना आंगुल और हासना हैना को टीकी ही काट के फेंकने सकता, मगर वो सांप को कुछ नहीं करने सकता। वो सांप ठो अभी भी कुंडली मार के बैठा होगा मंदिर में। उनकी आवाज़ मुझे किसी कुएं से निकलती हुई भाई भाई करती सी लगा ये ध्वनि तरंगे नहीं है, बल्कि मृत्युदंश की टीसें है, जो जिस्म के एक छोर से दूसरे छोर तक तोड़ते मरोड़ते गुजर रही है। हमको तो आप जेल दे दिया, ठीक किया, मगर आप हमारा माफिक उसको जेल देने सकेगा ना? काका के इस सवाल का बिना कोई उत्तर दिए उनके कंधे दबदबाकर मैं वापस चला आया था। उस दिन पंजानन भट्टाचार्य को कानून की गिरफ्त में लेने की मैंने बहुत तेरी कोशिश की, मगर सामाजिक राजनीतिक दबावों, समीकरणों, समझौतों की मेरी अपनी दुनिया थी, जहाँ सत्य नहीं सामर्थ्य की तूती बोलती थी, और हर बार कानूनी फंदा छोटा लगने लगता। दिन बीतते गए थे और सवाल की आश्वस्ति का कवच दरकने लगा था। आखिर कवच छट गया और रह गया नंगा सवाल, जो बस आंखों आंखों में ही तैरा करता और जिसकी नोक मुझे अपने सीने में चुभती सी लगती। धीरे धीरे सवाल भी सूख गया और अंधता रह गया, अविश्वास और संदेह का सपाट रूक्ष बियाबान। और एक दिन रात को जेल की दीवार फांदने की चेष्टा करते हुए काका प्रहरी की ललकार पर हाथ पैर तुड़वा बैठे और इसकी सज़ा स्वरूप पाई शारीरिक यंत्रणा से पूरी तरह मानसिक संतुलन गंवा बैठे। पागलों के वार्ड में भी मेरे अनुरोध पर उनकी चिकित्सा का हर संभव प्रयत्न किया था, मगर उनकी हालत बिगड़ी तो बिगड़ती ही चली गई। आज जैसे ही उनकी शोचनीय हालत की सूचना फ़ोन पर मिली है, भागता हुआ आया हूँ। जेल के उद्यान में सहीजन के पेड़ के तले उन्हें लिटाया गया है। मनोचिकित्सक अपने अंतिम प्रयोग के रूप में किसी बीन वादक से बीन बजवा रहे हैं। रह रहकर बुदबुदा उठता है उनका कंगाल। देखते देखते दूसर शाम रात में ढल गई है। हासना है ना, रात की रानी गिलगिलाकर चरने लगी है। सुगंध प्लावित है बदसूरत दीवारों से गुड़ता जेल का मनहूस आलम। ऐसे में दर्द के आखिरी पड़ाव पर काका को देखकर मेरे जहन में मशाल की रोशनी मांदल की ताल पर उस झूमर का दृश्य उभर रहा है, जिसमें काका और मदाई समेत जाने कितने संदाल संदालिनों के पाँव थिरक रहे थे। स्त्रियों का दल। ഗോലാം ഫൂട്ടിലോ ചൊംപാ ഫൂട്ടിലോ മാത്തിലോ പോവോൻ किसे गंदो पेये मेते आचे तोमार मोन। पुरुषों का दल। हासना है ना आमार है, सुधाय किसे गांदो है, गो सागरे बास्चे जार जीवी जीवो ने दिगोंदो है, एकी कदा भेवे केम्बे उडे आमर मोन। आधे रातेर पोरे ई छोरे जासना जो मोन। स्त्रियों का दल।
फूटिलों की जोरिलों ए ई जोवोन ई पइलों पीरीती आतो भालो नोय तोमाके बूचा इलाम पीरीती पीरीती कोरे पागल होसनारे मोन नागफेनार सेज एटा टीसे ई मोसेन। स्त्रियों का दल। गुलाब गिल गया है, चंबा गिल गई है, पवन मतवाला हो उड़ा है, मगर कौन सी सुगंध पाकर तू मतवाला बन बैठा है। पुरुषों का दल। जिसके सुगंध सागर में मेरे जीवन के दिगंध तैरने लगे हैं। मेरी वह रात की रानी पूछती है गंध किसकी है। एक ही बात सोचकर मन कांप उठता है, रह रह कर आधी रात के बाद रात रानी की तरह झर तो नहीं जाओगी। स्त्रियों का दल। गिली की छरी यही तो जिंदगी मिली है, इतनी प्रीति अच्छी नहीं है, तुम्हें मैं समझाए देती हूँ, प्रीति प्रीति करके बावले न बनो, यह तो नागफनी की सेज है, टीस टीस कर मरोगी। तो क्या आज काका सचमुच नागफेना की सेज पर टीस रहे हैं। मनोचिकित्सा की व्यस्तता बढ़ चली है। बदहवास सा वह कभी काका को हथेलियाँ मलता है, कभी पाँव का तालू। अंधधा नाडी टटोल कर सर हिलाकर बैठ जाता है, सर पर हाथ रखकर। उसे अफसोस है कि उसकी कोई दवा काका को न बचा सकी। उन्हें शायद कोई और रोग होता तो वे बच भी जाते, मगर उन्हें तो गोकुरे नाक ने डसा था और मताई कोई उंगली तो दी नहीं कि काट देने भर से बच जाते। उसकी मौत से बेखबर बीन अब भी बच रही है। धब्बों से भरी चितक भरी चांदनी किसी विशालकाय अजगर सी छा गई है कफन बनकर। इस धुंधली रोशनी में नज़र दौड़ाता हूँ तो आसपास झुंड के झुंड सर्पगंधा के कैक्टस फुनगियाँ उड़ाए गड़े दिखते हैं। लगता है अनगिनत नाग बीन की तरह तरंग पर हमें घेर कर लहरा उठे हैं और उनसे गिरे हम दो सपेरे एक जैसे अशक्त है, एक जैसे निर्भय।